अस्सलामुअलैकुम। भाई इस अस्सलाम वालेकुम के नारे में शायद तुम्हें पता न चला हो, शाहिदा बाजी अपनी छुट्टियां गुजार कर आ गई हैं और इस वक्त यहाँ हम सब के साथ बैठी हैं। हाँ भाई, वापस आके तो मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं दोबारा अपने कुनबे में आ गई। शाबाश। है ये कौन बोला? अरे साहब, कुनबे का सरपरस्त। शाहिदा बाजी, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि आपके पीछे यहाँ शाहीन क्लब के इस कुनबे में इनकलाब आ गया। आबिदी भाई, आपका इशारा किसकी तरफ है? सुल्ताना बाजी की तरफ। अरे साहब, तो फिर इनकलाबन कहिए। क्यों सिद्धू भाई, आप मुझे इनकलाबन क्यों कह रहे हैं? अरे साहब, इनकलाब की मादा इनकलाबन, जैसे धोबी की मादा धोबन। अरे भाई, सिर्फ सुल्ताना बाजी ही तो नहीं आई, एक खातून और भी आई। जी हाँ, जिस तरह मुसीबत अकेली नहीं आती, उसी तरह इनकलाब भी अकेला नहीं आता। इनसे मिलिए, ये नुज़हत हैं। भाई नुज़हत, तुमसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। बहुत स्मार्ट सी, समझदार सी लड़की नजर आती है। अरे साहब, ये मेरी रिश्तेदार हैं, मुझ पर पड़ी हैं। यकीनन पड़ी। शाहिदा बाजी, शुक्रिया। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में मैंने यही देखा कि हम में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट और हम में सबसे ज़्यादा समझदार वो हाँ, कहो कहो। सुल्ताना बाजी। अरे साहब, मेरी पड़ोसन हैं, आखिर कुछ तो मेरा असर आएगा। हाँ सिद्धू भाई, आपका असर मुझ पर बहुत पड़ा है। देखा आबिदी भाई, मैंने ठीक कहा था ना। जी, जब कभी मैं गप्पे हाँकूं, शेखी बघारूं, बेपर की उड़ाऊं या हलवे पर नदीदों की तरह टूट पड़ूं, तो समझिए कि सिद्धू भाई की पड़ोस में रहने का असर है। अरे साहब, खुदा का शुक्र है कि मेरा असर सुल्ताना बाजी पर पड़ा। अगर कहीं सुल्ताना बाजी का असर मुझ पर पड़ जाता तो ज़रा सोचिए कि क्या होता। क्या होगा? क्या होता था? कबूल सूरत, अमूर खानादारी से वाकिफ, सुघड़ और मैट्रिक पास, शादी का ख्वाहिशमंद, पोस्ट बॉक्स नंबर 209 की मार्फत ख़त लिखें, हमरा फोटो आना ज़रूरी है। देखा आपने, हमारे सिद्धू भाई कितने मजे की बातें करते हैं। ये बात तो सभी मानते हैं। हैं नहीं मानते क्या? पर सभी लोग मानते हैं कि हर एक लिखता है सिद्धू भाई शाहीन क्लब के हीरो हैं। और सुल्ताना बाजी हेरोइन। सिनेमा वाली? जी नहीं, चरस वाली। नहीं, ये बात गलत है। देख सुनने ले। वाले तो, हाँ बिल्कुल गलत है। सुनने वाले तो ये लिखते हैं कि शाहीन क्लब में सिद्धू भाई और सुल्ताना बाजी ऐसे ही हैं जैसे साइकिल के 2 पहिए। बस फ़र्क ये है कि इस साइकिल में एक पहिया तो साइकिल का है और दूसरा ट्रक का। और भाई, इसी साइकिल पे मुझे एक बहुत अच्छा सा खत याद आ गया। तो हमें भी सुनो। ये खत लिखते हैं चाह वड्डा खो, मुजफ्फरगढ़ से खालिद वसीम तरीन, शहनाज तरीन, शाहिदा तरीन, तारिक तरीन, सलीम तरीन। बेहतरीन। लिखते हैं, हम सब घर वाले शाहीन क्लब बहुत शौक से सुनते हैं। हमारा घर मुजफ्फरगढ़ के एक घने जंगल में है। रात के वक्त जब हम सबाब का प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो घर के बाहर गीदड़, लोमड़ी और दूसरे जंगली जानवरों का शोर मचा होता है। अरे तरीन बहन भाइयों, तुम्हें धोखा हुआ। वो गीदड़ घर के बाहर नहीं बल्कि रेडियो के अंदर होता है, लोमड़ी के साथ साथ। अच्छा नुज़हत, और आगे क्या लिखा है? लिखते हैं, हम 2 भाई और 2 बहनें तालीम हासिल करने मुजफ्फरगढ़ शहर जाते हैं, और वो भी साइकिल पर। भाई साइकिल चलाते हैं और बहनें पीछे बैठती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे भाई बहन हो। अरे आबिदी भाई, इस बात पर शाबाशी देना है तो मुझे दीजिए। क्यों सिद्धू भाई, क्या आप भी अपनी किसी बहन को पीछे साइकिल पर बिठा के स्कूल ले जाते थे? जी हाँ, और ज़रा सोचिए कौन सी बहन को। कहीं आपका मतलब वो जी वही। जी हाँ, सुल्ताना बाजी पर। मगर कैसे? अरे साहब, उसका भी बहुत दिलचस्प वाक़या है। हमें भी हाँ, हमें भी सुनाइए। सुनाइए। सिद्धू भाई, क्या ए, सिद्धू बात है सुल्ताना बाजी, जरा छुरी तले दम तो लीजिए। सिद्धू भाई कुछ कीजिए वरना मैं फेल हो जाऊंगी। मैं कुछ करूं या ना करूं, वो तो आप होकर रहेंगी। अच्छा, क्या बात है? पेपर शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए और कोई रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रहा सिद्धू भाई। तो आपका क्या ख्याल है,
यहाँ कोई सिद्धू टैक्सी सर्विस चल रही है? देखिए मजाक मत कीजिए, मुझे स्कूल पहुंचाइए, सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। मगर मैं कैसे पहुँचाऊँ आपको? कंधों पर बिठाकर तो मैं नहीं दौड़ूंगा। मगर आप अपनी साइकिल पर तो बिठा के मुझे ले जा सकते हैं सिद्धू भाई। जी क्या कहा? मैं कुछ समझा नहीं। साइकिल पर सिद्धू भाई, साइकिल पर। सुल्ताना बाजी, लिल्लाह उस गरीब नन्ही सी जान मेरी दुखिया साइकिल पर तो तरस खाइए। सिद्धू भाई खुदा के लिए मुझे इम्तिहान के मरकज तक तो पहुंचा दें। मगर उस साइकिल पर आप कहाँ बैठेंगे? कैरियर पर। नहीं साहब, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कैरियर जो बर्बाद हो जाएगा। नहीं सुल्ताना बाजी, बहुत मुश्किल है। मैं आपको सिद्धू भाई गरम गरम हलवा खिलाऊंगी है। अरे तो फिर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी बैठिए साइकिल पर। पर्चा शुरू होने में अब सिर्फ 18 मिनट रह गए हैं। बस साहब, मैंने अपनी साइकिल के करीब लकड़ी का बक्सा रखा, खुद उसकी सीट पर बैठा और सुल्ताना बाजी से कहा कि इस बक्से पर चढ़कर साइकिल के कैरियर पर बैठ जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके बैठने से कैरियर टूट गया। जी नहीं, जी कोई नहीं इसकी सोचा। नौबत अभी कहाँ आई। वो बेचारा तो तख्तों का बक्सा चढ़ चढ़ करता हुआ कचूमर हो गया। जी कचूमर। वक्त कम था, सुल्ताना बाजी पर बौखलाहट सवार थी। ये उछल कर साइकिल के कैरियर पर बैठ गईं। वो जैसे बिलकने वाला घोड़ा अपनी 2 टांगों पर खड़ा हो जाता है, बेचारी साइकिल का अगला पहिया हवा में बुलंद हो गया। सिद्धू भाई देखिए क्या हो रहा है। मेरी साइकिल अलिफ हो गई। उफ़ो, इसको बेक कीजिए ना। ठहरिए, मैं आगे झुकता हूँ, आप भी आगे सरकिए। अगले पहिए पर बोझ पड़ेगा तो वो नीचे आ जाएगा। हाँ, अब ठीक है। साइकिल तो खड़ी हो गई। हाँ तो अब चलाएं ना। क्या खाक चलाऊं? ये तो टस से मस नहीं हो रही है। और तो जोर लगाएं। लगा तो रहा हूँ। और लगाएं। ऐसे मौके पर मजदूर एक नारा लगाते हैं। हाँ लगाते हैं तो लगाएं। मैं भी लगाऊं। हाँ, जोर लगा के। हैया, जोर लगा के। हैया। अरे ये तो चलने लगी। सिद्धू मेरा भैया। भैया, सिद्धू मेरा भैया। भैया। सिद्धू भाई, आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद सुल्ताना बाजी ने आपको खूब मजे का गरम गरम हलवा खिलाया होगा। हाँ? अब वो भी सुन लीजिए। बाद में शाम को मैं उनके घर गया और कहा, लाइए मेरा हलवा खिलाइए। कहने लगी, ये लीजिए ठेंगा खाइए। फिर आपने खाया? हाँ नुज़रत, उनके दाएं हाथ का अंगूठा गायब है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये देखिए, ये रहा मेरा। देखा आपने? अब ये आप सबको ठेंगा दिखा रही हैं। खैरिए सिद्धू भाई के बच्चे, आप मेरा अंगूठा बाद में चबाएंगे, पहले मैं आपको कितना चबा जाऊं। आबिदी भाई, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तलाश गुमशुदा। हमारे खानदान का एक लड़का लापता है। उसका नाम सिद्धू है। उसका काम बातें बनाना है। सिद्धू की उम्र 8 और 80 साल के दरमियान है। उसका हुलिया टाइट है। जिस किसी को मिले घर पहुंचा दे। आने जाने का किराया हम नहीं देंगे। सिद्धू अगर खुद पढ़े तो घर चला आए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वैसे अगर ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मौके पर एक अफीमची ने कुएं में गिरे हुए आदमी से कहा था, अच्छा मियाँ, जहाँ रहो खुश रहो। अरे साहब, ऐसे ही मौके पर एक शायर ने कहा था, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया। जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई। जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई, जंगल में शेर ने कचहरी थी लगाई। दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई, दास्तान गम की चूहे बिल्ली ने सुनाई सुनाई। चूहा
बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है। चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, चूहा बोला बिल्ली पेट भर के खाती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है, फिर भी रोज मेरे पीछे पीछे आती है। बिल्ली बोली खुद ही ये मुझे सताता है, बिल्ली बोली खुद ही ये मुझे सताता है, चुपके चुपके आके तुम मेरी चबाता है, चुपके चुपके आके तुम मेरी चबाता है। शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम, शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम। शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम, शेर बोला भैया देखो होने लगी शाम। क्यों न खा लो तुम्हें हो मुकद्दमा तमाम, क्यों न खा लो तुम्हें हो मुकद्दमा तमाम। पिछले हफ्ते हमने तुमसे आम मालूमात के 3 सवाल पूछे थे और कहा था तुम इनके जवाब ढूंढ कर रखो। आज हम तुम्हें बता रहे हैं कि इन तीनों सवालों के सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल ये है कि वास्को डी गामा कौन था और क्यों मशहूर है। वास्को डी गामा पुर्तगाली जहाज़रां था। वो पुर्तगाल के एक बड़े घराने का बेटा था। उसने मगरबी यूरोप से दुनिया के मशरक़ी इलाक़ों का रास्ता खोला और बाद में उसी की मदद से पुर्तगाल ने दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों को अपनी नौ आबादी बनाया। वास्को डी गामा 1497 में अपना समंदरी बेड़ा लेकर चला और अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ 1498 में कालीकट के साहिल पर पहुंचा। फिर 1524 में वो पुर्तगाल का वायसराय बनकर दोबारा हिंदुस्तान गया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद हिंदुस्तान के इलाके कोचीन में मर गया। हमारा दूसरा सवाल था रास उम्मीद या केप ऑफ गुड होप कहाँ है। रास उम्मीद बर्रे आज़म अफ्रीका के बिल्कुल जनूब में है। ये जनूबी अफ्रीका के जजीरा नुमाए केप की जनूबी नोक है। ये मकाम 1487 में दरियाफ्त कर लिया गया था और वास्को डी गामा इसी के गिर्द चक्कर लगाकर पहली बार हिंदुस्तान गया था। और हमारा तीसरा सवाल था कि आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज़ कहाँ है। आजकल खबरों में इसका नाम क्यों आ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ वो छोटी सी समंदरी गुज़रगाह है जो खलीज को बहरे अरब से मिलाती है। खलीज की रियासतों में पैदा होने वाला सारा तेल इसी रास्ते से गुजरकर दुनिया के दूसरे इलाकों को जाता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इराक ने उसके तेल के ठिकानों को तबाह किया तो आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाकर ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जिससे बाकी दुनिया खलीज के तेल से महरूम हो जाएगी। इस पर अमेरिका ने अपने जंगी जहाज़ वहां भेज दिए हैं और ऐलान किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं होने देगा। इसलिए इस समंदरी गुजरगाह का नाम खबरों में बार बार आ रहा है। तो भाई ये हुए पिछले हफ्ते के 3 मालूमाती सवाल। आज हम तुमसे और 3 सवाल पूछते हैं। तुम अपनी किताबों में, इंसाइक्लोपीडिया में इनके जवाब तलाश करो और फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि तुम्हें कितनी कामयाबी हुई। पहला सवाल ये है कि कुतुब नुमा या कंपस के बारे में आम ख्याल क्या है कि कहाँ ईजाद हुआ और किस तरह तरक्की करता हुआ बाद वाले मल्लाहों को मिला। कुतुब नुमा या कंपस। दूसरा सवाल यह है कि समंदर में डोलड्रम्स किस किस्म के इलाकों को कहते हैं। समंदर में वो कौन से इलाके होते हैं जो डोलड्रम्स कहलाते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि समंदरी जहाज़ सांता मरिया क्यों मशहूर है। बहुत मशहूर जहाज़ है सांता मरिया, तारीख़ में इसका नाम आता है। तो तुम ये पता करो कि सांता मरिया नाम का जहाज़ क्यों मशहूर है। ये हुई समंदर की कुछ बातें। आब्दी भाई, ये आप कैसी किताब लाए हैं और इस पर ये भयानक सी तस्वीर कैसी है? भाई ये एक
بہت بڑے سمندری سانپ کی تصویر ہے جسے انسان آج تک نہیں پکڑ سکا، البتہ اسے ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ ابھی کوئی 22 سال پہلے کی بات ہے، اسکاٹ لینڈ کے ساحل پر 2 آدمی مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ انہیں تقریباً 2 میل دور پانی کے بیچوں بیچ کوئی کالی سی چیز نظر آئی جو ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ اس کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ اس کا سر بالکل سانپ جیسا اور تقریباً 2.5 فٹ اونچا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ناک کے نتنے تو نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ بڑا سا منہ اور اس کے ہونٹ صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کا جتنا دھڑ نظر آیا وہ کوئی 8 یا 10 فٹ لمبا تھا۔ اس کی پیٹھ پر آری جیسے دندانے ابھرے ہوئے تھے اور وہ شاید اپنے منہ کے راستے سانس لے رہا تھا، کیونکہ اس کا منہ باقاعدگی سے کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ اس کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ کینیڈا کے ساحل پر بھی اسی قسم کے سمندری جانور اکثر نظر آتے ہیں۔ 40 سال پہلے وہاں ایک جہاز کے کپتان نے دیکھا جیسے پانی پر کوئی 4 فٹ اونچی چیز کھڑی ہے۔ جب یہ لوگ قریب پہنچے تو اس کا 40 فٹ لمبا دھڑ پانی کے اندر نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، منہ بھی تھا اور ناک بھی تھی۔ بعد میں سائنسدانوں نے ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کیں جو ان سمندری جانوروں کو دیکھ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں سائنس کی کسی کتاب میں ایسے کسی سمندری جانور کا ذکر تک نہیں ہے۔ سن 1942 میں جب دوسری عالمی لڑائی جاری تھی، ایک ایسے ہی 28 فٹ لمبے اور 5-6 فٹ چوڑے جانور کی لاش اسکاٹ لینڈ کے ساحل پر آ کر لگی اور اس کے سڑنے سے اتنی بو پھیلی کہ اس علاقے کے لوگوں نے اس پر تیل چھڑک کر اسے جلا دیا۔ اگر سائنسداں اسے دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ سائنس کی کتابوں میں ان عجیب و غریب سمندری جانوروں کا حال لکھا جاتا۔ اچھا بھائی، اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو۔ خدا حافظ۔